Dear students, Assalamu alaikum. Today's topic is pattern based design. Before starting today's topic, we summarize the previous lecture. We discussed about interface analysis, and then in interface analysis we discussed about user analysis, and in user analysis we discussed different type of users, that we have to consider different characteristics or preferences of different users, क्योंकि users जो है वो novice users भी हो सकते हैं और expert users भी हो सकते हैं. तो हमें different users की जो preferences हैं, जो उनके characteristics हैं, उनको consider करना होता है. और फिर उसके बाद टास्क एनालिसिस की बात की, एंड इन टास्क एनालिसिस वी सेड के टास्क एनालिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम मेन टास्क को देखते हैं एंड देन सब टास्क, और उसके अंदर क्या पॉसिबल अल्टरनेट्स हो सकते हैं वो सारे हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. और डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू जो है हम टास्क एनालिसिस कर सकते हैं. और टास्क एनालिसिस को भी अंडरस्टैंड करना और इस एक्टिविटी को प्रॉपरली करना क्यों ज़रूरी है, हमने दो डिफरेंट सिनेरियोस भी डिस्कस किए थे कि मैनुअल वर्क से वांट टू शिफ्ट टू ऑटोमेटेड वर्क, और ऑटोमेटेड सिस्टम या दूसरा सिनेरियो ये है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और हम उस एग्जिस्टिंग सिस्टम से जो है मूव करना चाहते हैं न्यू सिस्टम की तरफ. सो इन एनी केस वी हैव टू अंडरस्टैंड द रिलेटेड टास्क, जो भी उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर टास्क हैं दैट आर क्वाइट इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. और फिर उसके बाद हमने कहा था कि जो डिस्प्ले कंटेंट्स हैं, जो भी हम डिस्प्ले कराने जा रहे हैं, उसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है. फिर उसके बाद हमने डिफरेंट वर्क इन्वायरमेंट्स की बात की थी और उसको भी अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है. बाय द वे जो पिछला लेक्चर था वो डिज़ाइन के ऊपर था, तो उस डिज़ाइन के अंदर हमने डिफरेंट स्टेप्स को डिस्कस किया था. और फिर इंटरफेस डिज़ाइन के अंदर हमने मल्टीपल स्टेप्स को देखा कि कैसे हम पहले प्रोफाइल्स, फिर टास्क एनालिसिस, और फिर इसी तरह से जो रिक्वायर्ड कंटेंट्स हैं जिसको डिस्प्ले करना है, किस तरह से उन्होंने किस तरह की इन्वायरमेंट में डिप्लॉय होना है उसको अंडरस्टैंड करना है. और उसके अंदर भी हमने डिस्कस किया था कि कैसे अगर एक सोफिस्टिकेटेड इन्वायरमेंट है और एक कोई और बिल्कुल डिफरेंट इन्वायरमेंट हो सकता है, जैसे इंडस्ट्री के अंदर कोई फैक्ट्री प्लांट है, वहाँ पे कुछ अपने सिस्टम डिप्लॉय करना है, तो डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के अपने फैक्टर्स हैं जिनको कंसीडर करना होगा. और इवन हमने ये भी कहा कि यूज़र की जो पोजीशंस हैं कि उसने खड़े होके सिस्टम को यूज़ करना है या वो जो है बैठे हुए उस सिस्टम को यूज़ करेगा, वी हैव टू कंसीडर इट. और फिर इसी तरह से हमने डिफरेंट डिज़ाइन इश्यूज़ की बात की थी, और डिज़ाइन इश्यूज़ के अंदर हमने सिस्टम रिस्पांस टाइम को डिस्कस किया था. इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि सिस्टम कितनी देर में रिस्पांस देता है आपको. इफ़ इट इज़ टू लॉन्ग, डेफिनेटली यूज़र फ्रस्ट्रेट होगा एंड ही या शी विल गिव अप. तो हमें रिस्पांस टाइम को जो है वो कम से कम होना चाहिए. और फिर इसके अंदर भी हमने और डिस्कशन की थी कि एवरेज वेटिंग टाइम वो क्या होना चाहिए. और फिर हमने यूज़र हेल्प फैसिलिटीज़ की बात की थी कि व्हाट काइंड ऑफ हेल्प वी आर प्रोवाइडिंग टू द यूजर्स, आइदर इट इज़ ऑफलाइन हेल्प, आइदर इट इज़ ऑनलाइन हेल्प, और डिफरेंट जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं उसको हमने डिस्कस किया था. हमने यूज़र की एजुकेशन के हवाले से कि उसकी फॉर्मल एजुकेशन क्या है, और फिर बेस्ड ऑन दैट वी हैव टू डिसाइड कि आइदर ही या शी नीड्स ट्रेनिंग और ही कैन लर्न बाय हिमसेल्फ. तो ये चीज़ हमने डिस्कस की. फिर हमने कहा कि एरर इंफॉर्मेशन हैंडलिंग जो है वो कैसे होनी चाहिए, एंड इट इज़ क्वाइट नेसेसरी कि जो भी इंफॉर्मेशन वी आर डिस्प्लेइंग दैट मस्ट बी मीनिंगफुल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड फॉर द यूज़र. If it is too difficult or technical language we are using in information messages, then it is useless, or we may say it is directionless for the user, क्योंकि वो उसको कोई guidance नहीं दे रही. We have to understand it. Sometimes जो है
इवन जो टेक्निकल प्रोफेशनल्स होते हैं उनके लिए भी वो टेक्निकल मैसेजेस को अंडरस्टैंड करना जो है वो प्रॉब्लमेटिक होता है। देन वी टॉक्ड अबाउट द मेन्यू एंड कमांड लेबलिंग कि हम किस तरह से टाइटल जो है वो कमांड्स के लिए और मेन्यूज़ के लिए होने चाहिए। कमांड आल्दो के अब इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती, कमांड लाइन प्रॉम्प्ट की हमने बात की थी, लेकिन स्टिल एक्सपर्ट्स यूज़र लाइक इट। और मेन्यू जो आपके टाइटल्स हैं, टैग्स हैं, दैट मस्ट बी मीनिंगफुल। फिर हमने एप्लीकेशन एक्सेसिबिलिटी की बात की कि डिफरेंट यूजर्स जो है उनकी कुछ अपनी फिज़िकल लिमिटेशंस हो सकती हैं, कुछ स्पेशल नीड्स हो सकती हैं और हमें उनको कंसीडर करना होगा। फिर इसी तरह से हमने इंटरनेशनलाइजेशन की बात की, जिसमें हमने कहा कि व्हेन वी आर टारगेटिंग ग्लोबल मार्केट, वी आर ट्राइंग टू प्रोड्यूस ग्लोबल सॉफ्टवेयर, तो हमें फिर डिफरेंट लैंग्वेज की सपोर्ट देनी होगी, डिफरेंट कल्चर्स को देखना होगा। तो बेस्ड ऑन डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स हमें उसके अंदर लोकलाइजेशन का जो एलिमेंट है वो देना होगा, सो दैट यूज़र कैन लोकलाइज द प्रोडक्ट। और फिर उसके बाद हमने बात की थी वेब एप्लीकेशन डिज़ाइन इंटरफेस गाइडलाइंस, कि वेब एप्लीकेशन के वाले से गाइडलाइंस क्या है। और उसके अंदर हमने कहा कि एंटिसिपेशन होनी चाहिए, यूज़र मस्ट बी फैसिलिटेटेड फॉर द नेक्स्ट एक्शन, कि रादर देन कि वो सर्च कर रहा हो कि उसने क्या करना है, उसको सिस्टम हेल्प प्रोवाइड करे कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट। और इसी तरह से हमने कम्युनिकेशन की कंसिस्टेंसी की बात की, कंट्रोल ऑटोनॉमी की बात की कि आल्दो के यूज़र जो है वो ड्राइविंग सीट पे होना चाहिए, लेकिन स्टिल समटाइम्स जो है वो कंटेंट्स जो होते हैं वो सिक्योर होने चाहिए, और जो सेक्शन या जो कंटेंट्स जिनको सिक्योर होना चाहिए वो उस पर अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं होना चाहिए। इसी तरह से हमने एफिशिएंसी की, फ्लेक्सिबिलिटी की बात की और फिट्स लॉ की बात की कि व्हेन वी मूव फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट, तो डिस्टेंस फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट एंड द साइज ऑफ द टारगेट ऑब्जेक्ट इट मैटर्स, कि कितने टाइम में हम उसको हिट करते हैं या टारगेट करते हैं। तो ये हमें वो टाइम जो है इसको हमें मिनिमाइज करना होगा जब भी हम एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे हैं, स्पेसिफिकली वेब एप्लीकेशन, तो हमें इस टाइम को कम से कम करना होगा, यूज़र को फैसिलिटेट करना होगा ड्यूरिंग हिज हर इंटरेक्शन। इसी तरह से हमने कुछ और गाइडलाइंस को डिस्कस किया, लर्नेबिलिटी, रीडेबिलिटी और मेटाफोर्स को। और फिर फाइनली हमने डिस्कस किया कि हम जो डिज़ाइन है उसको कैसे एवेलुएट किया जा सकता है, और इसको हमने ब्रीफली 4 स्टेप्स के अंदर देखा था। अब आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर टॉपिक हमारा पैटर्न बेस्ड डिज़ाइन है। और हम अगेन पैटर्न को हमने प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा सा देखा था, आज हम फिर अगेन पैटर्न की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, जो कि हमें हेल्प करेगी इस सारे लेक्चर को अंडरस्टैंड करने में। तो हम एक डेफिनेशन देखते हैं, आप स्लाइड के ऊपर देख सकते हैं कि पैटर्न को ऐसे भी डिस्क्राइब किया जा सकता है। ईच पैटर्न describes a problem that occurs over and over again in our environment, and then describes the core of the solution to that problem in such a way that you can use the solution a million times over without ever doing it the same way twice. Again ये क्रिस्टोफर अलेक्जेंडर एक आर्किटेक्ट था, बिल्डिंग आर्किटेक्ट, और उसने बिल्डिंग के कॉन्टेक्स्ट में ये डेफिनेशन दी पैटर्न की। फर्स्ट टाइम ही रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ पैटर्न, और फिर उसके बाद इसको दूसरी डोमेन्स में भी देखा गया, और हम जिस डोमेन की बात कर रहे हैं दैट इज़ ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। द फर्स्ट वन इज़ कॉन्टेक्स्ट, और कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि किस कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही है, किस सिनेरियो की बात हो रही है, एंड देन व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम के साथ फिर तीसरी चीज़ जो है दैट इज़ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन जो है, पैटर्न जो है वो आपको बेसिकली गाइडलाइन देता है, उसके अंदर ये नहीं होता कि एग्जैक्ट सॉल्यूशन होगा। ये ऊपर वाली डेफिनेशन में भी यही कह रहा है कि सॉल्यूशन जो है उस तरह से रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं रियल लाइफ की, कि घर के अंदर किचन जो है दैट इज़ काइंड ऑफ पैटर्न, लेकिन अब किचन किस तरह का होगा, किचन के हवाले से गाइडेंस तो अवेलेबल होगी, बहुत सारी आपको गाइडलाइंस मिल जाएंगी, लेकिन अगेन हर
इंडिविजुअल या हर फैमिली जो है वो अपने तरह से देखेगी कि उसको किचन कैसे बनाना है, लेकिन अगेन किचन एक ऐसा पैटर्न है जो कि हर घर की एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। घर के अपने कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, प्रॉब्लम्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट कि वी नीड अ प्लेस टू कुक, और इस तरह से बाकी रिक्वायरमेंट्स हैं, और उसके लिए किचन जो है वो एक पैटर्न है। तो बिल्कुल इसी तरह से हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर हमारे प्रॉब्लम्स हैं और किसी स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर है, उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, जो डिफरेंट टाइम्स के ऊपर लोगों ने पहले से उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है और वो सॉल्यूशन एक अच्छा सॉल्यूशन है, तो हम उस अप्रोच को अंडरस्टैंड करते हुए अपनी मर्जी से उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो फोकस है दैट इज़ ऑन द रीयूज़, और जो चीज़ अवॉइड करने वाली है या जिस चीज़ को ये डिस्करेज करते हैं दैट इज़, जो आपने एक टर्म सुनी होगी, री इन्वेंट द व्हील। तो री इन्वेंट द व्हील की बजाय हम क्या करते हैं, रीयूज़ की तरफ जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन से डिज़ाइन पैटर्न को हम इफेक्टिव डिज़ाइन पैटर्न कहेंगे। कॉपलेन ने इन 2005 एक हमें क्राइटेरिया दिया या डिस्क्राइब किया कि क्या वो करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि एक हमें इफेक्टिव डिज़ाइन पैटर्न को हम देख सकते हैं, जज कर सकते हैं या एवेलुएट कर सकते हैं बेस्ड ऑन दिस गाइडलाइंस। द नंबर वन इज़ इट सॉल्व्स ए प्रॉब्लम, और अगेन कि वी हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड देन उस प्रॉब्लम के अगेंस्ट हमें पैटर्न सोल्यूशन देता है। वो बिल्कुल स्पेसिफिक तो नहीं होता, इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स जो है वो आपकी अपनी मर्जी की होती हैं, लेकिन स्टिल वो आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। सिर्फ ऐसा नहीं होता कि कोई जस्ट आपको वो थ्योरी गाइडलाइंस हों, कोई जस्ट प्रिंसिपल्स हैं जो आपने आपको बता दिए जाए थ्रू पैटर्न्स, नहीं, बल्कि वो एक स्पेसिफिक सोल्यूशन बता दिया जाता है। आगे हम इसको डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ देखेंगे, पैटर्न्स की डिफरेंट एग्जांपल्स को हम डिस्कस करेंगे। सेकंड वन है इट इज़ ए प्रूवन कॉन्सेप्ट। अगेन कि एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, मल्टीपल टाइम्स लोगों ने उस तरह का प्रॉब्लम फेस किया एंड दे कम अप विद द सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन जो है मल्टीपल टाइम्स जो है वो टेस्ट किया गया, और इसलिए कहते हैं कि दैट सॉल्यूशन हैज़ अ साउंड ट्रैक रिकॉर्ड, और थ्योरीज नहीं है, प्रैक्टिकली हुआ चीज़, हुई चीज़ है, और दैट इज़ effective design patterns provide us the proven concept. Third, जो characteristic या जो factor है that is the solution is not obvious. ये बात मैंने आपको बताई कि exact solution नहीं होगा, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ ये इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। जो स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन है वो आप पे छोड़ दी गई है, और आप अपने कॉन्टेक्स्ट को समझते हुए, अपने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हुए उसकी स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। फोर्थ वन इज़ कि इफेक्टिव डिज़ाइन पैटर्न डिस्क्राइब्स ए रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि इट प्रोवाइड अस अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होल सिस्टम। उस पूरा सिस्टम क्या है, उसके अंदर क्या स्ट्रक्चर्स हैं, उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, किस तरह की उनकी आपस में इंटरफेसिंग है, उन सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हमें प्रोवाइड करता है। एक बहुत हाई लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन नहीं है, बल्कि हमें डीपर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है। इसीलिए इफेक्टिव डिज़ाइन पैटर्न को रिलेशनशिप डिस्क्राइब करना चाहिए। द फिफ्थ वन इज़ इट हैज़ ए सिग्निफिकेंट ह्यूमन कंपोनेंट। इसका क्या मतलब है कि आपको ईज़ प्रोवाइड करता है। जो भी डिज़ाइन पैटर्न है, इफ़ इट इज़ इफेक्टिव इट मीन्स कि वो आपको यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, आपको ईज़ प्रोवाइड कर रहा है, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स की, और डिफरेंट तरह की क्लासिफिकेशंस हैं पैटर्न्स की, लेकिन यहाँ पे हम एक यूँ कह लें कि कॉमन जो कैटेगरीज हैं, जो टाइप्स हैं, उसको ब्रीफली डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट टाइप इज़ आर्किटेक्चर पैटर्न्स, और आर्किटेक्चर से अंडरस्टैंडिंग आती है, एक बड़े मैसेज कन्वे होता है दैट इट इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर, सिस्टम स्ट्रक्चर। जो भी स्ट्रक्चर से रिलेटेड पैटर्न्स होते हैं वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। आर्किटेक्चर पैटर्न डिफरेंट तरह के हमारे सिस्टम्स
हो सकते हैं और उनकी अपने अपने जो है स्ट्रक्चर्स और अपने अपने कंपोनेंट्स या उसकी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन होगी और उसको जो है डिफरेंट पैटर्न्स के थ्रू जो है हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे पाइप्स एंड फिल्टर्स, अडाप्टर, प्रॉक्सी, ब्रिज। तो अब ये सारे जो डिफरेंट इसके जो डिफरेंट पैटर्न्स हैं, इनके जो टाइटल हैं इसी से मैसेज कन्वे हो रहे हैं कि ये किस तरह के सिनेरियोज के अंदर किस तरह के प्रॉब्लम्स में हमें एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, हमें एक सॉल्यूशन की तरफ लेके जाते हैं। सेकंड टाइप इज डेटा पैटर्न्स, और डेटा पैटर्न्स आर ऑब्वियसली रिलेटेड विद डेटा, जो भी आपके सिस्टम्स उस स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो आपने डिफरेंट डेटा यूज़ करना है, डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स डेटा ऑब्जेक्ट्स यूज़ करने हैं, उसके लिए जो डिफरेंट पैटर्न्स हैं वो क्या हो सकते हैं और किस तरह से डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स जो कि रिलेटेड टू द डेटा हैं उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। इसके लिए भी बहुत सारे पैटर्न्स प्रपोज किए गए हैं, लाइक डेटा रेप्लिकेशन एक पैटर्न है, मास्टर एप्लीकेशन और भी इस तरह के जो है डिफरेंट और पैटर्न्स हैं जो कि देखे जा सकते हैं। यहाँ पे हम ब्रीफली इनको डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंट टाइप्स को, और अगर आप किसी भी स्पेसिफिक टाइप के अंदर इंटरेस्टेड हो तो आप उसके फर्दर गूगल कर सकते हैं और डिफरेंट पैटर्न्स को फर्दर जो है उस रीडिंग कर सकते हैं। थर्ड टाइप है कंपोनेंट पैटर्न्स, और इनको इन जनरल जो है डिज़ाइन पैटर्न्स भी कहते हैं। वैसे डिज़ाइन पैटर्न ये कॉमन टर्म है और उसके अंदर जो है ये ओवरलैपिंग होती है, उसके अंदर आर्किटेक्चर पैटर्न भी डिस्क्राइब किए जाते हैं, उसके अंदर इंटरफेस डिज़ाइन के पैटर्न भी आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि स्टिल पैटर्न्स के अंदर डिफरेंट इनकी अपनी कैटेगरीज हैं, लेकिन जो कंपोनेंट पैटर्न्स हैं उनको नॉर्मली डिज़ाइन पैटर्न कहा जाता है। और ये क्या होते हैं, सब सिस्टम से रिलेटेड, कंपोनेंट से रिलेटेड जो आपके प्रॉब्लम्स होते हैं उनके लिए सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। और इसके अंदर एग्जांपल देखें, ऐड अनदर, बिल्ड एन एक्सप्रेशन, स्लाइड डाउन, और इसी तरह से और बहुत सारे हैं जो कि कंपोनेंट पैटर्न्स के तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं। इंटरफेस डिज़ाइन पैटर्न्स, और इंटरफेस डिज़ाइन पैटर्न जो आपका यूज़र इंटरफेस होता है उससे रिलेटेड हैं, और इसके अंदर भी बहुत सारे जो है एग्जांपल्स हैं, लाइक ब्रेड क्रम्ब, लाइक कार्ड स्टैक, विज़र्ड, सिंपल सर्च। तो आज के लेक्चर में हम बाद में लेक्चर पोर्शन के अंदर हम इंटरफेस डिज़ाइन पैटर्न्स को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। बाकी जो पैटर्न्स हैं उनको आप गूगल कर सकते हैं और डिटेल में उनको पढ़ सकते हैं। और एक और टाइप जो है पैटर्न्स की, एक और कैटेगरी, दैट इज़ वेब ऐप या वेब एप्लीकेशन पैटर्न्स, और ये वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड होते हैं। और इसको हम अगले लेक्चर में थोड़ा सा और जब वेब एप्लीकेशंस को फर्दर डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे और इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। और इसकी एग्जांपल्स जो हैं एडवांस्ड सर्च, सर्च एरिया, सर्च टिप्स और डिफरेंट तरह के पैटर्न्स अवेलेबल हैं। अब एक और तरह की क्लासिफिकेशन देखें, इफ़ वी आर यूजिंग फॉलोइंग द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम्स। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम के अंदर 3 तरह से पैटर्न्स को क्लासिफाई किया जाता है। ये भी अगेन जो प्रीवियस जो कैटेगरीज हमने डिस्कस की हैं, जो टाइप्स डिस्कस किए हैं, उनके साथ ओवरलैप करती हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं, और मेनली हम इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज़ द क्रिएशनल पैटर्न्स, और क्रिएशनल पैटर्न्स आर अबाउट क्रिएशन, कंपोजिशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। जो भी उस स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर जिस सिस्टम के लिए आप डिज़ाइन करने जा रहे हैं, जो भी क्रिएशन से रिलेटेड, कंपोजिशन और ऑब्जेक्ट्स की रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं इस तरह के पैटर्न्स। और इनके अंदर जो बड़े कॉमन जो पैटर्न्स हैं, सिंगलटन, फैक्ट्री, बिल्डर, एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री, और भी बहुत सारे। और फिर इसी तरह से जो दूसरी टाइप है पैटर्न्स की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम में, दैट इज़ स्ट्रक्चरल पैटर्न्स। और स्ट्रक्चरल पैटर्न से भी समझ आ रही है, जैसे हमने आर्किटेक्चर की बात की थी, आर्किटेक्चर पैटर्न्स, तो स्ट्रक्चर पैटर्न्स ऑब्वियसली रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सिस्टम। क्या डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे, मॉड्यूल्स होंगे, कैसे उनकी आपस में कम्युनिकेशन होगी, इस तरह के जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं हमें स्ट्रक्चरल पैटर्न्स। और इनकी एग्जांपल्स में कंपोजिट,
decorator, bridge, proxy and many others. इसी तरह से जो तीसरी कैटेगरी है दैट इज बिहेवियरल पैटर्न्स, और बिहेवियरल पैटर्न जो है स्पेसिफिकली कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स, इसको जो है वो डील करते हैं। और इसके अंदर जो एग्जांपल्स हैं दैट इज कमांड, आइटरेटर, इंटरप्रेटर, मीडिएटर। अब इनके मीनिंग से ही जो है देखें, जो टाइटल हैं और इनके जो मीनिंग है ये हमें कन्वे कर रहे हैं कि किस तरह के ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, किस तरह के सिनेरियो में, सिचुएशन के अंदर ये पैटर्न हमें हेल्पफुल होंगे। इस स्लाइड के ऊपर देखें, इवन आर्किटेक्चरल जो पैटर्न है, आर्किटेक्चर पैटर्न, उनकी फर्दर डोमेन्स बताई गई हैं। अब फर्दर क्लासिफिकेशन है, ये जस्ट आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि बहुत सारे पैटर्न्स हैं, उनकी बहुत सारी क्लासिफिकेशंस हैं और फिर उसके अंदर उनकी फर्दर सब कैटेगरीज हैं। तो देयर आर प्लेंटी ऑफ पैटर्न्स, you have to understand your problem, your context, and then you can search for any specific related pattern. अब आर्किटेक्चर से रिलेटेड देखें किस तरह की डोमेन्स है। लाइक फर्स्ट वन इज एक्सेस कंट्रोल। जब आप एक्सेस की बात करते हैं ऑफ डेटा, फीचर्स, फंक्शनैलिटीज बिटवीन सिस्टम्स और बिटवीन सब सिस्टम ऑफ सिंगल सिस्टम, तो उस तरह के जो प्रॉब्लम्स के अंदर आपको आर्किटेक्चर के पैटर्न ही जो हेल्प करते हैं वो एक्सेस कंट्रोल की कैटेगरी में आते हैं। इसी तरह से कंकरेंसी जो है एक अलग से डोमेन है, और जब आप टास्क व्हेन यू वांट टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क इन पैरेलल, और जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल टास्क परफॉर्म करता है, पैरेलल में करता है रादर देन इन सीक्वेंस। तो अब इस तरह के जो आपके प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए जो पैटर्न्स हैं वो कंकरेंसी जो है पैटर्न्स के अंदर आते हैं। थर्ड वन इज डिस्ट्रीब्यूशन, और जब आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट होता है, व्हेन even a single application, a single system with subsystems having a distributed environment or multiple systems in a distributed environment, वो जो आर्किटेक्चर है और उस आर्किटेक्चर के जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए जो डिफरेंट पैटर्न्स हैं that fall in this distribution pattern domain. और then the fourth one is persistent pattern domain. It is all about the data storage when you are dealing with the data and you want to store the data. अब इससे related जो different problems हैं और उन problems के different patterns हैं, और again architecture जो है वो main domain है, उसके अंदर जो ये सब domains हैं उसको हमने थोड़ा सा briefly discuss किया। अब हम एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं जिसको फ्रेमवर्क भी कहते हैं और आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क भी कहते हैं। और इसको यहाँ पे डिस्कस करने का पर्पस ये है कि अक्सर लोग जो है इसको कंफ्यूज करते हैं विद डिज़ाइन पैटर्न्स। तो द पर्पस ऑफ दिस स्लाइड इज़ टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन डिज़ाइन पैटर्न एंड आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क। डिफरेंट हमें प्रपोज किए गए हैं आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क और वो किसी स्पेसिफिक डोमेन के अंदर होते हैं। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि फ्रेमवर्क जो है वो एक ब्रॉड लेवल एंटिटी है और इम्प्लीमेंटेशन स्पेसिफिक स्केलेटल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो किसी स्पेसिफिक डोमेन के अंदर पूरे सिस्टम के इंफ्रास्ट्रक्चर को बताता है, और ये हमें प्रोवाइड करता है जेनेरिक स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। ओवरऑल सिस्टम का जो स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका बिहेवियर क्या होगा, डिफरेंट कंपोनेंट उसके अंदर कैसे जो है उनकी ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, उनकी कम्युनिकेशन क्या होगी, हाउ दे विल बी डीलिंग विद द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इस सारी चीज़ को ये हमें गाइडेंस प्रोवाइड करता है। जो इसकी डिफरेंट जो कम्युनिकेशन है विद द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट विद द अदर सिस्टम्स, उसके लिए हम वो टर्म यूज़ करते हैं कि प्लग पॉइंट्स, कि स्केलेटन that provides a collection of plug points where you can connect other systems or subsystems to communicate। और फिर तीन डिफरेंट जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के कैसे ये डिफर करता है पैटर्न के साथ। फर्स्ट वन इज डिज़ाइन पैटर्न्स आर मोर एब्स्ट्रैक्ट। व्हाट डज इट मीन? मैंने कहा है कि फ्रेमवर्क ज़्यादा ब्रॉडर होता है, तो उसके मीनिंग ये है कि ये पूरे सिस्टम की आपको बात कर रहा होता है फ्रेमवर्क। पूरे सिस्टम का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, किस तरह का उसका लेआउट होना चाहिए, उसके बारे में बताते हैं। जबकि डिज़ाइन पैटर्न जो है वो एक किसी स्पेसिफिक उसके ऊपर
एक बहुत एब्स्ट्रैक्ट लेवल के ऊपर जो है वो अगर फ्रेमवर्क के साथ कंपेयर करें, डोमेन से इंडिपेंडेंट होता है, सिस्टम इंडिपेंडेंट होता है और एक जेनेरिक जो है वो आपको सोल्यूशन देता है, जबकि फ्रेमवर्क जो होता है वो स्पेसिफिक होता है, डोमेन स्पेसिफिक। और फिर डिज़ाइन पैटर्न आर स्मॉलर आर्किटेक्चर एलिमेंट्स। जो आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क है वो कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, जबकि एक जो आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क है उसके अंदर मल्टीपल जो है वो डिज़ाइन पैटर्न्स जो है वो अप्लाई हो सकते हैं। तो वो डिज़ाइन पैटर्न बेसिकली क्या है, स्मॉलर आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स हैं। और इसी तरह से डिज़ाइन पैटर्न्स आर लेस स्पेशलाइज्ड, वही कि डोमेन स्पेसिफिक नहीं होते, जेनेरिक होते हैं। तो जो फ्रेमवर्क्स होते हैं वो नॉर्मली डोमेन स्पेसिफिक होते हैं। तो आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना कि जब आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क की बात होती है तो आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क जो है वो अगेन कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्पेसिफिक डोमेन के अंदर किसी पूरे सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जबकि डिज़ाइन जो है वो एक लिमिटेड फंक्शनैलिटी के साथ या उस फ्रेमवर्क के अंदर एक कोई स्मॉल स्पेसिफिक एलिमेंट हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि पैटर्न को कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है, द वे टू डिस्क्राइब द पैटर्न। तो यहाँ पे इस स्लाइड के ऊपर हम डिफरेंट जो पॉसिबल टाइटल्स, हेडिंग्स हो सकती हैं एक पैटर्न को डिस्क्राइब करने की, उसको वन बाय वन ब्रीफली देखते हैं। द फर्स्ट वन इज पैटर्न नेम। ऑब्वियसली कि सबसे पहली चीज़ तो उसका टाइटल होना चाहिए, और टाइटल मस्ट बी मीनिंगफुल, कि जिसको हमने जैसे पीछे देखा कि प्रॉक्सी और बिल्डर और इस तरह से जो डिफरेंट हमने देखे पाइप्स एंड फिल्टर, तो ये सारे जो मीनिंगफुल नेम है और इनसे हमें एक इंफॉर्मेशन कन्वे हो रही है कि ये किस तरह के पैटर्न्स हैं। तो पैटर्न का नाम जो है वो मीनिंगफुल होना चाहिए। सेकेंड थिंग इज द प्रॉब्लम, कि वो क्या प्रॉब्लम है जिसको ये पैटर्न जो है ये हमें हेल्प आउट करता है, सॉल्व करता है। तो उस प्रॉब्लम की डिस्क्रिप्शन होना ज़रूरी है। थर्ड वन इज मोटिवेशन। मोटिवेशन मीन्स के यू हैव टू प्रोवाइड सम एग्जांपल्स ऑफ द प्रॉब्लम, कि किस तरह की जो है कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये हमें हेल्प आउट करता है, वो एग्जांपल्स बताने हैं विद प्रॉब्लम। एंड देन फोर्थ वन इज द कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो ओवरऑल एक आपका एक ब्रॉडर जो है डिस्क्रिप्शन है, अंडरस्टैंडिंग है कि उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन। तो मोटिवेशन के अंदर उस प्रॉब्लम की एग्जांपल्स होंगी। द फिफ्थ वन इज फोर्सेस। और फोर्सेस से क्या मुराद है कि हर जो एक कॉन्सेप्ट है उसके साथ कुछ ना कुछ उसके अपने कॉन्स्टेंट्स या लिमिटेशन एसोसिएटेड होते हैं। तो फोर्सेस के अंदर वो कॉन्स्टेंट्स या लिमिटेशंस हैं जो कि उस पैटर्न के साथ एसोसिएटेड है, एंड वी हैव टू लिस्ट डाउन दोज ऑल फोर्सेस, ताकि जो उसको अडॉप्ट करना चाह रहा है, जो उसको देख रहा है, उसको अप्लाई करने जा रहा है, तो उसको इसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और फिर उसके बाद सॉल्यूशन, कि वो सॉल्यूशन क्या प्रोवाइड कर रहा है, वो पैटर्न किस तरह से हमें हेल्प आउट कर रहा है। एंड देन द इंटेंट। इंटेंट से क्या मुराद है कि कैसे किस तरह के जो वो किस तरह से हमें हेल्प आउट कर रहा है, वो सॉल्यूशन जो है वो किस तरह से हमें हेल्प आउट कर रहा है उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम के अंदर। और फिर इसी तरह से कोलैबोरेशन से क्या मुराद है कि जो डिफरेंट और पैटर्न्स हैं, ये स्पेसिफिक पैटर्न उनके साथ कैसे जो है कोलैबोरेट कर रहा है, वो कैसे हमें दूसरे पैटर्न्स जो है यहाँ पे हेल्प आउट कर सकते हैं, उसके साथ इन पैरेलल यूज हो सकते हैं। देन कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर क्या है कि अगर हम उस पैटर्न को यूज करते हैं तो उसकी अपनी वो क्या लिमिटेशन, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, उसके बाद उसको कैसे जो है वो टैकल करना है, उसके वो इम्प्लीमेंटेशन जो है, इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड जो उसके प्लस माइनस हैं वो हमें बताने हैं। और फिर इम्प्लीमेंटेशन डिटेल, स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन डिटेल, जैसे आप उसको इवन किसी लैंग्वेज के कोड के अंदर बता सकते हैं कि वो कैसे इम्प्लीमेंट होगा। और देन नॉन यूजेस बताने हैं, उसकी एग्जांपल्स बतानी है यूजेज की, कि कहाँ पे कैसे किस डोमेन के अंदर वो यूज़ हो रहा है। एंड रिलेटेड पैटर्न्स, अगेन के उससे मिलते जुलते और कौन से पैटर्न्स हैं जो कि पॉसिबल हो सकते हैं। अब यहाँ पे एक और जो टर्म जो आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, दैट इज़ कॉल्ड
पैटर्न लैंग्वेज। तो पैटर्न लैंग्वेज क्या हो सकता है आपके ख्याल में? पैटर्न लैंग्वेज क्या होगी? ये नेचुरल लैंग्वेज की तरह नहीं है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह नहीं है। जब आप किसी पैटर्न को किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट के मुताबिक डिस्क्राइब करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द पैटर्न लैंग्वेज। तो पैटर्न लैंग्वेज, अगर जैसे यही स्लाइड के ऊपर जो हमने डिफरेंट हेडिंग्स दी हैं, डिफरेंट सेक्शंस दिए हैं, तो ये डिफरेंट जो हेडिंग्स हैं, अगर हम इसी को फॉलो करते हुए कुछ अपने नॉन पैटर्न्स को डिस्क्राइब करें, जो हमें पहले से ऑलरेडी पता है, उन सबको डिस्क्राइब करें, या इवन हम अगर अपने कोई पैटर्न्स जो है डिफाइन करना चाह रहे हैं, तो हम पहले एक फॉर्मेट स्पेसिफाई करेंगे कि कैसे उसको हमने लिस्ट डाउन करना है, उस पैटर्न को कैसे डिस्क्राइब करना है, तो वो पैटर्न लैंग्वेज कहलाएगी। और एक दूसरी टर्म यूज़ होती है पैटर्न रिपोजिटरी। पैटर्न रिपोजिटरी क्या होती है कि जब आप किसी भी स्पेसिफिक डोमेन के अंदर जो अवेलेबल पैटर्न्स हैं, उनको आप प्रॉपर उसकी इंडेक्सिंग करते हैं, या उसको जो है एक प्रॉपर हायरार्की में या ऑर्गेनाइजेशन उसकी उस तरह से करते हैं उस स्पेसिफिक डोमेन के लिए कि वो सारे आपको अवेलेबल हों, तो वो जो है पैटर्न रिपोजिटरी कहलाती है। तो डिफरेंट पैटर्न लैंग्वेजेस हैं और डिफरेंट पैटर्न रिपोजिटरीज हैं। आप गूगल कर सकते हैं कि किस किस तरह से पैटर्न्स को डिस्क्राइब किया जा सकता है, क्या पैटर्न लैंग्वेजेस हैं, और डिफरेंट डोमेन में क्या पैटर्न रिपोजिटरीज अवेलेबल हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पैटर्न बेस्ड डिज़ाइन की, कि इफ़ वी आर गोइंग टू फॉलो द पैटर्न बेस्ड डिज़ाइन, व्हाट शुड बी द प्रोसेस। तो सबसे पहले तो एक हमें बिगर पिक्चर को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होगी कि हम उसको प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट में अपने प्रॉब्लम को समझें। जब हम जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसके लिए हमने वो सिस्टम या सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना है, तो देखिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स मॉडल है, और यहाँ पे वो सारी रिक्वायरमेंट्स की एक्टिविटीज़ के बाद जो भी रिक्वायरमेंट्स मॉडलिंग की है, दैट ऑल आर द आर्टिफैक्ट्स दैट आर रिलेटेड आर हेल्पफुल टू डिज़ाइन एक्टिविटी। तो जब डिज़ाइन स्टार्ट होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू कंसीडर डिफरेंट डिज़ाइन कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, जो मैंने आपको कहा कि ब्रॉडर एक जो व्यू है वो होना चाहिए। हमने स्टार्ट्स के लेक्चर में बात की थी सिस्टम्स फिलॉसफी की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर, तो हमें डिफरेंट सिस्टम्स को अंडरस्टैंड करना है और उसको उस तरह से देखना है। देन वी हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, द कॉन्टेक्स्ट, द कॉन्स्ट्रेंट्स। ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करते हुए, और फिर हमने हमेशा डिज़ाइन को एसोसिएट किया है विद सम क्वालिटी गोल्स और क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, कि एक अच्छा डिज़ाइन जो है वो डिफरेंट क्वालिटी एट्रीब्यूट्स या क्वालिटी गोल्स को जो है वो फुलफिल करता है। जब इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे, देन वी हैव टू डिसाइड कि आइदर इन दिस स्पेसिफिक सिचुएशन एंड विद दिस स्पेसिफिक प्रॉब्लम, इज देयर एनी पैटर्न दैट इज एप्लीकेबल टू आवर सिनेरियो, आवर प्रॉब्लम। तो हमने वो देखना है, और अगर यस तो फिर हमने उसको अडॉप्ट करना है, उसको फॉलो करना है, और अगर नहीं तो फिर हमने किसी और डिज़ाइन अप्रोच की तरफ जाना है, डिज़ाइन मॉडल की तरफ जाना है कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये एक बड़ा सिंपल सा डिज़ाइन प्रोसेस है कि जब आप पैटर्न बेस्ड डिज़ाइन की बात करते हैं। अब हम डिज़ाइन टास्क की बात करते हैं, और यहाँ पे वो एक्टिविटीज़ को लिस्ट डाउन किया है, स्टेप्स को जो है लिस्ट डाउन किया है कि जब ये डिज़ाइन टास्क जब हम कर रहे होंगे, परफॉर्म करेंगे, जब डिज़ाइन एक्टिविटीज़ करेंगे, तो क्या हमारे स्टेप्स होने चाहिए। तो नंबर 1 स्टेप इज़ एग्जामिन द रिक्वायरमेंट्स मॉडल एंड डेवलप ए प्रॉब्लम हायरार्की। जब भी मैंने प्रीवियस स्लाइड में बात की कि पहले रिक्वायरमेंट्स मॉडल जो है उनको देखना है, वो आर्टिफैक्ट्स हमारे लिए इनपुट है, और फिर हमने अपना ब्रॉडर एक व्यू बनाना है कि क्या मेन प्रॉब्लम है, फिर उसके अंदर अगर पॉसिबल सब प्रॉब्लम्स और उसको उस तरह से हम हायरार्की बना सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, तो हमें वो करना होगा। सेकंड स्टेप इज डिटरमिन इफ ए रिलायबल पैटर्न लैंग्वेज हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर द प्रॉब्लम डोमेन। तो अब हमने ये देखना है कि क्या वो जो स्पेसिफिक हमारा प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम डोमेन जो है उसके लिए क्या कोई पैटर्न लैंग्वेज, अगेन कि वही के डिफरेंट पैटर्न्स हैं और उसको प्रॉपरली किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट के अंदर, सिंटैक्स के अंदर लिखा गया है, उसको हमने देखना है क्या वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। थर्ड स्टेप इज बिगिनिंग विद ए ब्रॉड प्रॉब्लम, डिटरमिन वेदर वन और मोर आर्किटेक्चरल पैटर्न इज अवेलेबल फॉर इट। अगेन कि मेन जो प्रॉब्लम है उसके साथ अंडरस्टैंड करते हुए, उसको समझते हुए फिर आगे देखना है कि हमें
क्या कुछ हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं इन आर्किटेक्चर पैटर्न्स, किस तरह से हम अपने सिस्टम के आर्किटेक्चर को ज़्यादा अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं यूजिंग द आर्किटेक्चर पैटर्न्स। और ऊपर से ब्रॉड व्यू से हम स्टार्ट करेंगे। The fourth step is using the collaborations provided for the architectural patterns, examine subsystem or component level problems and search for appropriate patterns to address them. पीछे हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास कंपोनेंट लेवल भी पैटर्न्स होते हैं और फिर हम अपने जो सिस्टम हमने एक ब्रॉड एक ओवरव्यू लिया है, एक बड़े प्रॉब्लम को पहले देखा है और फिर उस प्रॉब्लम के अंदर सब प्रॉब्लम्स हैं। तो अब हमने ये देखना है कि वो जो डिफरेंट हमारे कंपोनेंट्स डिज़ाइन होंगे जो उन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होंगे, वो कैसे जो है अवेलेबल पैटर्न्स को यूज़ करते हुए इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं और फिर उनकी आपस में कम्युनिकेशन कैसे होगी, इस चीज़ को हमने देखना है, अंडरस्टैंड करना है। Step number 5 is repeat step 2 through step 5 until all broad problems have been addressed। कि ये एक आइटरेटिव प्रोसेस है। अगेन इन स्टेप्स को जो है हमने परफॉर्म करते रहना है until unless कि हम सारे जितने भी हमारे प्रॉब्लम्स और सब प्रॉब्लम्स हैं वो सारे एड्रेस हो जाएं। एंड स्टेप नंबर 6 is if user interface design problems have been isolated एंड दिस इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज द केस कि हम इंटरफेस को अलहदा कर देते हैं। जो इंटरेक्शन यूज़र की है स्क्रीन के ऊपर, क्या किस तरह से यूज़र के साथ इंटरेक्ट करना है, उसको हम अलहदा से ट्रीट कर रहे हैं। सर्च द मैनी यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन पैटर्न रिपोजिटरीज फॉर अप्रोप्रिएट पैटर्न्स। कि अब हम यूज़र इंटरफेस को अलहदा से कंसिडर करते हुए उसके लिए जो पॉसिबल अवेलेबल जो डिज़ाइन पैटर्न्स हैं उसको देखना है और इसमें से कुछ हम आज डिस्कस करेंगे। Step number 7, regardless of its level of abstraction, if a pattern language and our patterns repository or individual pattern shows promise, compare the problem to be solved against the existing patterns presented. What does it mean? इसका मतलब ये है कि आपने although के देखा कि प्रॉब्लम क्या है, सब प्रॉब्लम्स क्या है, उसके अंदर फिर पैटर्न क्या आपके पास अवेलेबल है, लेकिन अगेन आपने मेक श्योर करना है कि जो आप जिस पैटर्न को अडॉप्ट करने जा रहे हैं, फॉलो करने जा रहे हैं, क्या वो उसका कॉन्टेक्स्ट वही है, वो उसी प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहा है जो आपका कॉन्टेक्स्ट है और जो आपका प्रॉब्लम है। यू हैव टू मेक श्योर कि ऐसा तो नहीं है कि वो उसका कॉन्टेक्स्ट कुछ डिफरेंट हो और आप उसको एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर यूज़ करेंगे, और जब इस तरह से यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपको वो जो डिज़ायरेबल रिजल्ट्स हैं वो नहीं मिलेंगे। एंड स्टेप नंबर 8, बी सर्टेन टू रिफाइन द डिज़ाइन एज इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम पैटर्न्स यूजिंग डिज़ाइन क्वालिटी क्राइटेरिया एज ए गाइड। कि आपने रिफाइन करना है डिज़ाइन को और दैट डिज़ाइन मस्ट बी बेस्ड ऑन क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, क्वालिटी गोल्स, और वो आपके पास गाइडलाइन है, क्राइटेरिया है जिसके साथ आपने कंपेयर करते रहना है और रिफाइन करते चले जाना है अपने डिज़ाइन को। अब हम बात करते हैं यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन पैटर्न्स की। इसकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं और हर कैटेगरीज के अंदर हमने एक एक एग्जाम्पल को जो है वो डिस्कस किया है। ये जो लेक्चर है ये चैप्टर नंबर 12 से है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिशनर अप्रोच बुक से, और उसके अंदर आप इसकी फर्दर डिटेल्स को देख सकते हैं। और पहली कैटेगरी है होल यूआई, यूज़र इंटरफेस। कि जब आप कंप्लीट यूज़र इंटरफेस की बात करते हैं तो उसके अंदर जो एक पैटर्न जो यहाँ पे डिस्कस किया गया है दैट इज़ टॉप लेवल नेविगेशन। और फिर अगेन ये मीनिंग कन्वे हो रहे हैं कि टॉप लेवल नेविगेशन के को डिस्कस कर रहा है। इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, और इसी पैटर्न के ऊपर पैटर्न, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन और नेविगेशन एलिमेंट्स, इसी पे हमने यहाँ पे स्लाइड्स में डिफरेंट पैटर्न्स जो है डिस्कस किए। आप इनकी फर्दर डिटेल्स को बुक में रीड कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन को देखें कि यूज्ड व्हेन ए साइट और एप्लीकेशन इम्प्लीमेंट्स ए नंबर ऑफ मेजर फंक्शंस। तो जब हम मल्टीपल हमारे पास जो है ना फंक्शंस हैं और उसको हमने इम्प्लीमेंट करना है तो उस टाइम के ऊपर हमें टॉप लेवल नेविगेशन जो पैटर्न है वो हमें सपोर्ट करता है। और इसमें देखें टॉप लेवल मेन्यू की बात हो रही है, और टॉप लेवल मेन्यू जो है वो आमतौर पे
आपका जो अपने ऑर्गेनाइजेशन का कोई लोगो होता है, कोई और इस तरह की आपकी आइडेंटिफिकेशन जो होती है, उस कोई सिंबल होता है इस तरह का, तो उसके साथ क्या होता है, टॉप लेवल आपके पास नेविगेशन होती है। और इसके एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, नेविगेशन एलिमेंट्स, ईच फंक्शन कंटेंट नेम रिप्रेजेंट्स ए लिंक टू द अप्रोप्रिएट फंक्शन और कंटेंट, कि वो जो डिफरेंट नेविगेशन लिंक्स हैं वो बेसिकली इसके एलिमेंट्स हैं, एंड दे ऑल लीड यू टू सम स्पेसिफिक आर द रिलेटेड फंक्शन और कंटेंट, कि हर एक का अपना एक यूनिक कंटेंट है, वो उसकी तरफ आपको गाइड करते हैं। तो ये पहली कैटेगरी थी। अब दूसरी कैटेगरी है दैट इज कॉल्ड पेज लेआउट, और पेज लेआउट के अंदर जो पैटर्न है दैट इज कार्ड स्टैक। और कार्ड स्टैक की जब बात करते हैं तो अगेन ये हमें अंडरस्टैंडिंग मिलती है इसके नाम से, कि जैसे कार्ड्स का स्टैक होता है और उस तरह से हम उसको देख सकते हैं इजीली और मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह से हम यहाँ पे पेज लेआउट में भी इस अप्रोच को यूज़ कर सकते हैं। और इसका डिस्क्रिप्शन देखें कि यूज्ड व्हेन ए नंबर ऑफ स्पेसिफिक सब फंक्शंस आर कंटेंट कैटेगरीज रिलेटेड टू अ फीचर और फंक्शन मस्ट बी सिलेक्टेड इन रैंडम ऑर्डर। और ये क्या करते हैं, प्रोवाइड्स द अपीयरेंस ऑफ ए स्टैक of tabbed cards, each selectable with a mouse click and each representing specific subfunctions or content categories। तो आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड किया होगा, समझ आई होगी। जैसे डिफरेंट आपके पास टैब्स होती हैं तो वो एक तरह का स्टैक होता है। आप जिस रेलेवेंट जिस रिक्वायर्ड या डिज़ायर्ड टैब के ऊपर पेज के ऊपर मूव करना चाहते हैं तो आप उसके ऊपर क्लिक करके मूव कर सकते हैं। तो अब देखिए नेविगेशन एलिमेंट्स में भी यही बात हो रही है कि अब वो जो माउस क्लिक है वो जब टैब के ऊपर करते हैं दैट कॉज द अप्रोप्रिएट कार्ड टू अपीयर। कार्ड यहाँ पे कह रहे हैं लेकिन दैट इज इनफैक्ट द पेज, कि वो पेज आपको जो भी उसके कंटेंट्स हैं वो डिस्प्ले होते हैं। और नेविगेशन फीचर्स विद इन द कार्ड में आल्सो बी प्रेजेंट, बट इन जनरल these should initiate a function that is related to card data, not cause an actual link to some other display। तो जो भी कैटेगरी है उस कैटेगरी से रिलेटेड आपको वेब पेज के ऊपर वो कंटेंट्स और वो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है। यहाँ पे एक और कैटेगरी जो डिस्कस की गई है, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन पैटर्न्स जो है हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। अपने इसको जहन में रखना है। फॉर्म्स एंड इनपुट, और फॉर्म्स और इनपुट जो है इसके लिए पैटर्न देखें, फिल इन द ब्लैंक्स, और ये अगेन मीनिंग कन्वे हो रहे हैं। इसका डिस्क्रिप्शन देखें, अलाउ अल्फान्यूमेरिक डाटा टू बी एंटर्ड इन अ टेक्स्ट बॉक्स, कि जब आपने इस तरह की किसी फॉर्म के ऊपर इनपुट लेनी है। और फिर अगेन ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये पैटर्न्स, ये सारी एप्लीकेशंस पे एप्लीकेबल हैं। अभी जो प्रीवियस जैसे हमने डिस्कस किया वेब एप्लीकेशन के अंदर भी हो सकता है, और दूसरी जो हमारी एप्लीकेशन कंप्यूटर एप्लीकेशंस हैं उसके ऊपर भी कार्ड स्टैक को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ वेब के केस में ऐसा हो। आप अपने सॉफ्टवेयर के अंदर भी मल्टीपल विंडोज़ हो सकती हैं जो टैब के साथ आप डिफरेंट कंटेंट्स के ऊपर मूव करेंगे। तो फॉर्म जब आप फिल कराते हैं, जब इनपुट की बात करते हैं, तो फिर आपको एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए जिसके अंदर आप अल्फान्यूमेरिक जो है इनपुट ले सकें। और इसके अंदर अगेन जो नेविगेशन एलिमेंट है दैट इज टेक्स्ट और ग्राफिक इंडिकेटर दैट इनिशिएट्स वैलिडेशन एंड प्रोसेसिंग। फोर्थ कैटेगरी या फिफ्थ कैटेगरी इज टेबल्स, और टेबल्स के अंदर जो हमने पैटर्न डिस्कस किया है दैट इज सॉर्टेबल तो सॉर्टेबल टेबल, कि जिसको सॉर्ट किया जा सकता हो दैट टेबल। ठीक है, अब इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखें, डिस्प्ले अलोंग लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स दैट कैन बी सॉर्टेड बाय सिलेक्टिंग ए टॉगल मैकेनिज्म फॉर एनी कॉलम लेबल, कि आप इस तरह का टेबल होना चाहिए जिसके कॉलम्स जो है जब उसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो एवरी टाइम व्हेन यू क्लिक यू गेट सम डिफरेंट टाइप ऑफ सॉर्टिंग। एक दफ़ा असेंडिंग हो सकती है, दूसरी दफ़ा डिसेंडिंग हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस। और इसके अंदर नेविगेशन एलिमेंट्स क्या हैं, ईच कॉलम हेडर इनिशिएट्स ए सॉर्ट ऑन ऑल रैकेट्स एंड नो अदर नेविगेशन इज प्रोवाइडेड।
although in some cases each racket may itself contain navigation links to other contents or functionality. दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक तो ये है कि रैकेट्स जो हैं उनके ऊपर कोई नेविगेशन प्रोवाइड नहीं की गई और जस्ट कॉलम हेडर्स जो हैं उनके थ्रू आप उसको सॉर्टिंग करते हैं. दूसरा ये है कि आप रैकेट के ऊपर क्लिक करें और आपको फर्दर उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड हो. नेक्स्ट कैटेगरी इज डायरेक्ट डेटा मैनिपुलेशन. और जब डायरेक्ट डेटा मैनिपुलेशन की बात करते हैं तो उसके अंदर एक पैटर्न है ब्रेड क्रम्स. और ब्रेड क्रम्स जो है ये पैटर्न आमतौर पे वेब एप्लीकेशंस के अंदर फॉलो होता है और इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है कि प्रोवाइड्स ए फुल नेविगेशन पाथ व्हेन द यूजर इज वर्किंग विद द कम्प्लेक्स हायरार्की ऑफ पेजेस आर डिस्प्ले स्क्रीन्स. तो डिस्प्ले स्क्रीन्स के साथ हो सकता है लेकिन नॉर्मली वेब पेजेस के साथ होता है. और अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप डिफरेंट वेबसाइट्स को विजिट करते हैं तो उसके टॉप के ऊपर जो पेज होता है, टॉप पेज के टॉप के ऊपर आपको होम का लिंक मिलता है. होम से एरो आपको प्रेजेंट होता है. लेट्स से कि आप एडमिशन के सेक्शन में गए और एडमिशन के अंदर आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और इस तरह से ये जो ट्री बनता है, हायरार्की बनती है विद एरोस, दैट इज कॉल्ड द ब्रेड क्रम्स. और यहाँ पे नेविगेशन एलिमेंट्स में ये देखें कि एनी ऑफ द एंट्रीज विद इन द ब्रेड क्रम्स डिस्प्ले कैन बी यूज्ड एज ए पॉइंटर टू लिंक बैक टू ए हायर लेवल ऑफ द हायरार्की. ना सिर्फ वो हायरार्की आपको ये बता रही है कि आपने कहाँ से स्टार्ट लिया, कहाँ पे इस वक्त आप हैं, बल्कि अगर आप प्रीवियस लेवल के ऊपर, हायर लेवल के ऊपर जंप करना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्टली अगर होम पे क्लिक करेंगे तो इट विल शिफ्ट यू टू द होम पेज. अब हम बात करते हैं नेविगेशन की. और नेविगेशन के हवाले से एक पैटर्न जो यहाँ पे डिस्कस हुआ है, एडिट इन प्लेस. और इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखें कि प्रोवाइड सिंपल टेक्स्ट एडिटिंग कैपेबिलिटी फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ कंटेंट इन द लोकेशन दैट इट इज डिस्प्लेड. नो नीड फॉर द यूजर टू इंटर अ टेक्स्ट एडिटिंग फंक्शन और मोड एक्सप्लिसिटली. इसका क्या मतलब है कि आज जब आप नेविगेट कर रहे हैं और नेविगेशन करते हुए नेविगेशन की कैटेगरी के अंदर हम ये पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं, यू वांट टू एडिट सम टेक्स्ट. तो जैसे इसकी एग्जांपल देता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आप जब किसी सेल के अंदर पहले से एंट्री कर चुके हैं, अब वापस आप किसी और सेल से मूव करते हैं उस सेल के अंदर और अगर वहाँ पे डबल क्लिक करें तो आप ऑटोमेटिकली क्या होता है, एडिटिंग फेज के अंदर या स्टेट के अंदर चले जाते हैं और यू कैन एडिट द डेटा. वो एक सेम यही पैटर्न है जिसे एडिट इन प्लेस कहते हैं और इसके लिए कोई स्पेसिफिक नेविगेशन एलिमेंट्स नहीं है. अगर अब हम सर्चिंग की बात करें तो सर्चिंग के अंदर जो एक पैटर्न यहाँ पे डिस्कस किया है दैट इज सिंपल सर्च. इसका जो डिस्क्रिप्शन है, provides the ability to search a website or persistent data source for a simple data item described by an alphanumeric string. सर्चिंग भी एक मेन कैटेगरी है. उसके अंदर अब सिंपल सर्च कैसे हो सकती है कि आप यूज़र को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करें कि वो जो भी आपका डेटा सोर्स है उसमें से कुछ सर्च कर सके. तो इसके लिए नेविगेशन एलिमेंट्स क्या होने चाहिए कि ईच एंट्री इन द लिस्ट ऑफ हिट्स presents a navigation link to the data referenced by the entry. कि सपोज आपने कुछ भी टर्म सर्च की, अब उस डिफरेंट जो टर्म्स हैं उनके अगेंस्ट आपके पास 4 या 5 लेट्स से रिजल्ट्स आए हैं दैट इज कॉल्ड हिट्स के जो उससे सिमिलर हैं. तो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है कि आप उसके थ्रू नेविगेट कर सकें, जंप कर सकें उन स्पेसिफिक डेटा सोर्सेस के ऊपर. पेज एलिमेंट्स नेक्स्ट कैटेगरी है यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन पैटर्न्स की और इसके अंदर जो पैटर्न हमने डिस्कस करना है दैट इज़ विज़र्ड. और विज़र्ड से भी आप बड़ी अच्छी तरह शनासा है कि जब आप एप्लीकेशन कोई भी आमतौर पे इंस्टॉल करते हैं तो आपको मल्टीपल स्क्रीन्स जो है वो डिस्प्ले होती हैं और उनको हम आमतौर पे इंस्टॉलेशन विज़र्ड कहते हैं. तो विज़र्ड का डिस्क्रिप्शन देखें कि टेक्स द यूज़र थ्रू अ कम्प्लेक्स टास्क वन स्टेप एट अ टाइम. एग्जैक्टली ऐसे ही होता है जब आप इंस्टॉलेशन कर रहे होते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको गाइडेंस प्रोवाइड हो रही होती है या इन्फॉर्मेशन आपको स्टेप बाय स्टेप मिलती है. प्रोवाइडिंग गाइडेंस फॉर द कंप्लीशन ऑफ द टास्क थ्रू ए सीरीज ऑफ सिंपल विंडो डिस्प्लेस.
और फिर इसके अंदर नेविगेशन एलिमेंट्स क्या हैं, दैट इज फॉरवर्ड एंड बैक नेविगेशन अलाउज द यूजर टू रिविजिट ईच स्टेप इन द विजिट प्रोसेस। और ये भी आपके लिए कॉमन फिनोमिना है जिसको आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आप नेक्स्ट और बैक का ऑप्शन और आमतौर पे कैंसिल का ऑप्शन भी वहाँ पे अवेलेबल होता है। लेकिन एनीवेज अगर आपने अब इंस्टॉलेशन जैसे कर रहे हैं तो उसके विजिट में आप देख सकते हैं अगर बैक पे जाके कि आपने कौन सी डायरेक्टरी जो है वो सिलेक्ट की है जहाँ पे ये स्पेसिफिक एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने जा रहा है, और उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ई कॉमर्स कैटेगरी की, और इसके अंदर जो पैटर्न है दैट इज़ शॉपिंग कार्ट। और शॉपिंग कार्ट भी आपके लिए बड़ा कॉमन एक फिनोमेना है। जब कभी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं किसी भी स्पेसिफिक वेबसाइट के ऊपर, जब आप शॉपिंग करते हैं तो उसमें आपको क्या होता है कि आप जैसे जैसे आइटम परचेज करते हैं आपकी कार्ट में वो ऐड होते चले जाते हैं। तो ये डिस्क्रिप्शन देखें इसका, प्रोवाइड्स ए लिस्ट ऑफ आइटम्स सेलेक्टेड फॉर परचेज। तो कार्ट जो है ये एक ऐसा पैटर्न है जिसको शॉपिंग कार्ट कह रहे हैं, दैट प्रोवाइड्स फैसिलिटी ऑफ हैविंग लिस्ट ऑफ परचेज्ड आइटम्स। और फिर इसके नेविगेशन एलिमेंट्स में देखें कि कंटेन्स एबिलिटी टू प्रोसीड विद शॉपिंग और गो टू चेकआउट। जब कभी आप शॉपिंग कार्ट को यूज़ करते हैं तो ये दोनों ऑप्शन आपके पास होते हैं कि इफ़ यू वांट टू प्रोसीड फॉर फर्दर शॉपिंग या यू वांट टू चेकआउट। तो ये दोनों तरह की नेविगेशन एलिमेंट्स उसमें होने चाहिए। लास्ट कैटेगरी को मिसलेनियस का टाइटल दिया है। इसके अंदर एक जो हमने पैटर्न डिस्कस किया है दैट इज़ प्रोग्रेस इंडिकेटर। ये इस तरह के पैटर्न्स हैं जिसको किसी एक स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर हम लेबल नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो ऐसे पैटर्न्स जो कि किसी स्पेसिफिक कैटेगरी के साथ एसोसिएट ना हो सकें तो वो इस तरह की मिसलेनियस की जो कैटेगरी है उसके अंदर फॉल करते हैं। तो ये पैटर्न देखें प्रोग्रेस इंडिकेटर, और इस तरह के इंडिकेटर भी आपने अक्सर ऑब्जर्व किए होंगे। अगेन वी इंस्टॉलेशन की एग्जांपल है, तो उस टाइम के ऊपर भी आप इस तरह के पैटर्न्स को आपने देखा होगा इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। और ये आपको प्रोग्रेस के बारे में बताते हैं कि लेट्स से कि कितना परसेंट इंस्टॉल हो गया। या दूसरा देखें जैसे कोई डेटा कॉपी करते हैं आप तो आपको परसेंटेज बता रहा हो कि कितना परसेंट कॉपी हो गया, ये कितना परसेंट ये काम अचीव कर लिया, टास्क कंप्लीट हो गया है। इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखें, प्रोवाइड्स एन इंडिकेशन ऑफ प्रोग्रेस व्हेन एन ऑपरेशन टेक्स लॉन्गर देन n सेकेंड्स। कि ये इंडिकेशन प्रोवाइड करता है whenever you have some specific task, वो कुछ भी हो सकता है। और नेविगेशन एलिमेंट्स क्या हैं इसके, often contains a button that allows the user to pass or cancel processing। ये भी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि समटाइम्स आप जो है किसी उस स्पेसिफिक टास्क को जो है वो पास भी कर सकते हैं और उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। आज के लेक्चर को हम समराइज करते हैं, और आज के लेक्चर में हमने पैटर्न बेस्ड डिज़ाइन की बात की। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्टेड विद द डेफिनेशन ऑफ पैटर्न, और उसके अंदर हमने जो बिल्डिंग आर्किटेक्ट क्रिस्टोफर अलेक्जेंडर की जो डेफिनेशन थी उसको देखा, और तीन की जो कॉन्सेप्ट उसके अंदर या तीन जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं जिनको याद रखना है वो ये है कि एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट होगा। जब भी हम पैटर्न की बात करते हैं तो पैटर्न के लिए एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट होगा, उस स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम होगा और उस प्रॉब्लम के लिए कोई सॉल्यूशन होगा। तो पैटर्न हमेशा किसी स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर किसी भी प्रॉब्लम को उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। और पैटर्न्स की जो ज़रूरत है या पैटर्न का जो यूजेज है वो पैटर्न की तरफ क्यों हम आए, तो पैटर्न की इम्पोर्टेंस को रिकग्नाइज किया कि रादर देन के वी रीइन्वेंट द व्हील ऑल द टाइम, वी हैव टू रीयूज द प्रीवियस नॉलेज। लोगों को कोई प्रॉब्लम आया, उन्होंने उसके अटेम्प्ट किया, अब वो प्रॉब्लम जो है मल्टीपल टाइम अकर होता है और उसका वही सॉल्यूशन है जिसकी इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट तरह से हो सकती है। तो इसलिए जो है पैटर्न्स को जो है अडॉप्ट किया गया और पैटर्न्स को डिफाइन किया गया, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर मल्टीपल जो है पैटर्न्स जो है अभी अवेलेबल हैं, फिर उनकी अपनी कैटेगरीज हैं जिसको हमने बाद में डिस्कस किया।
हमने इफेक्टिव डिज़ाइन पैटर्न्स की बात की। इफेक्टिव डिज़ाइन पैटर्न के अंदर हमने कहा कि सबसे पहली चीज़ कि वो स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट को बताता है, फिर उसके बाद उस जो इफेक्टिव जो पैटर्न होगा वो मतलब सॉल्यूशन जो है उसका वो एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड होगा, सिर्फ थ्योरी नहीं होगी, और सॉल्यूशन भी सिर्फ गाइडलाइंस नहीं होती बल्कि ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है। उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है डिफरेंट तरह से हो सकती है, लेकिन एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो एक हमें अच्छी अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है टूवर्ड्स द सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम। तो इसके बाद हमने कहा कि पैटर्न्स को कैसे डिस्क्राइब किया जाए, और इसके अंदर हमने कहा कि जो फॉर्मेट जिसके मुताबिक हम पैटर्न्स को डिफाइन करते हैं दैट इज़ कॉल्ड पैटर्न लैंग्वेज, और जो डिफरेंट डोमेन्स के अंदर पैटर्न्स अवेलेबल हैं उन पैटर्न्स की जो डेटाबेसेस हैं, जो हमारे पास कलेक्शन है ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, दैट इज़ कॉल्ड द पैटर्न रिपोजिटरी। और पैटर्न को डिस्क्राइब करने के अंदर जो एट्रीब्यूट्स हमने डिस्कस किए कि फर्स्ट वन, पैटर्न नेम मस्ट बी मीनिंगफुल, उसको अपना जो मीनिंग है, जो इंटेंशन है उसको कन्वे करना चाहिए। इसी तरह से उसके अंदर वो प्रॉब्लम जो है जिसको वो सॉल्व कर रहा है वो डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, पैटर्न की अपनी डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए कि किस तरह से इसको सॉल्व करता है, मोटिवेशन बतानी चाहिए, डिफरेंट एग्जांपल्स देनी चाहिए उस प्रॉब्लम्स की कि किस किस तरह के सिनेरियो के अंदर ये हेल्प आउट करता है, क्या इंटेंशंस हैं उसको यूज़ करने की। उसके साथ हमने कहा कि फोर्सेस बतानी चाहिए, क्या उसके डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स हैं, उनको कंसीडर करना चाहिए जब आप उस पैटर्न को जो है वो फॉलो कर रहे हैं, या क्या लिमिटेशंस हैं। इसी तरह से हमने कॉन्सिक्वेंसेस की बात की, ट्रेड ऑफ आपके होते हैं कि अगर ये काम करेंगे तो इसके अल्टीमेट आउटपुट जो है वो ये होगी, तो वो कॉन्सिक्वेंसेस। और इस तरह से कोलैबोरेशन की बात की कि किस किस और जो है पैटर्न्स के साथ ये कम्युनिकेट कर सकता है, कोलैबोरेट कर सकता है। और फिर रिलेटेड पैटर्न्स की बात की कि कौन से डिफरेंट पैटर्न्स हैं जिसको आप इस स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट और प्रॉब्लम के अंदर कंसीडर कर सकते हैं। तो ये की एट्रीब्यूट्स हैं जो कि जब हम पैटर्न कोई भी डिफाइन करते हैं तो ये होने चाहिए। फिर हमने कहा कि पैटर्न्स की डिफरेंट मल्टीपल पैटर्न्स हैं, या यूँ कहना चाहिए नॉमरस पैटर्न्स हैं, और उनको डिफरेंट तरह से क्लासिफाई किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। और यहाँ पे हमने कुछ जो उसकी टाइप्स देखी, दैट वाज फर्स्ट वन आर्किटेक्चर पैटर्न। और आर्किटेक्चर पैटर्न के अंदर हमने बात की कि इट इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सिस्टम, और वो कैसे कंपोनेंट्स होंगे, क्या लेआउट होगा उनका, वो सारा कुछ आर्किटेक्चर पैटर्न्स में आता है। डेटा पैटर्न्स की बात की कि इट इज़ ऑल अबाउट द डेटा ऑब्जेक्ट्स, कि जो डेटा की रिक्वायरमेंट्स हैं किसी सिस्टम के हवाले से, उनके लिए क्या पैटर्न्स पॉसिबल हैं और उसको कैसे जो है हम फॉलो कर सकते हैं। फिर हमने कंपोनेंट लेवल की बात की, कंपोनेंट पैटर्न्स की बात की, और हमने कहा कि इनको आमतौर पर डिज़ाइन पैटर्न्स भी कहते हैं। और ये सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं या मॉड्यूल्स हैं वो कैसे जो डिफरेंट जो उनकी आपस में जो है उनका क्या इटसेल्फ क्या उनका आर्किटेक्चर होगा, उनका आपस में किस तरह से जो है वो कम्युनिकेशन हो सकती है, इस तरह की बातें की। और फिर इंटरफेस डिज़ाइन की हमने बात की, इंटरफेस डिज़ाइन पैटर्न की, और उसको फिर बाद में हमने डिस्कस भी किया। और फिर हमने वेब एप्लीकेशन पैटर्न्स की बात की कि जो स्पेसिफिक हैं विद वेब एप्लीकेशंस, उनको इस तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है। और इन हर एक की हमने कुछ एग्जांपल्स भी उनको भी देखा कि क्या कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जिनको आप फर्दर डिटेल में गूगल कर सकते हैं। इसी तरह से हमने कहा कि एक और जो पॉसिबल क्लासिफिकेशन है वो क्रिएशनल, स्ट्रक्चरल और बिहेवियरल पैटर्न्स की हो सकती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम में। क्रिएशनल जो है वो इट इज़ ऑल अबाउट द क्रिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्ट्रक्चर जो है वो कैसे उनकी ऑर्गेनाइजेशन होगी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की, और किस तरह से वो कंपोनेंट्स आपस में स्ट्रक्चर या लेआउट या ऑर्गेनाइज होंगे। और फिर बिहेवियरल पैटर्न्स की बात की कि किस तरह से वो डिफरेंट पैटर्न्स बिहेव करेंगे, किस तरह से एक दूसरे के साथ कंपोनेंट्स जो हैं वो कंपोनेंट्स किस तरह से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर नॉर्मली जितने भी पैटर्न्स हैं और उनको इन्हीं तीनों कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई किया जाता है।
फिर हमने डिज़ाइन टास्क की बात की और डिज़ाइन टास्क के अंदर हमने कहा कि फ़र्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द ब्रॉडर पिक्चर। हमें उस ब्रॉडर पिक्चर को अंडरस्टैंड करते हुए जो आपका मेन प्रॉब्लम है हमें उसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, उसके कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है और फिर उसके बाद उस कॉन्टेक्स्ट और प्रॉब्लम को फर्दर हमने देखते हुए फर्दर सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करना है और फिर सब प्रॉब्लम्स के साथ हमने देखना है कि किस तरह के पैटर्न्स को हम जो है फॉलो कर सकते हैं जो हमें हेल्प आउट करेंगे सिस्टम आर्किटेक्चर के अंदर, सिस्टम कंपोनेंट्स को जो है वो डिज़ाइन करने में। और फिर इस सिस्टम को आइटरेटिवली हमने करना है अनटिल अनलेस कि हम उसको सारे सब प्रॉब्लम्स को जो है वो एड्रेस कर लें और हमने इसको रिफाइन करना है बेस्ड ऑन द सेट क्वालिटी गोल्स और एट्रीब्यूट्स। जो भी हमारे गोल्स और एट्रीब्यूट्स जो हमने डिफाइन किए हैं उस स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमने उनको मीट करना है। तो वो ये एक रिफाइनमेंट प्रोसेस भी होगा जब तक उसको हम रिफाइन नहीं कर लेते फॉर दैट स्पेसिफिक क्वालिटी एट्रीब्यूट्स और गोल्स। और फिर उसके बाद हमने कहा कि हमें ये भी देखना होगा एक डिज़ाइन का, हमने एक फिगर को डिस्कस किया जिसके अंदर हमने ये सारे चीज़ को अंडरस्टैंड करते हुए ये देखना है कि भाई क्या इस स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट और प्रॉब्लम के लिए डिज़ाइन पैटर्न बेस्ड जो डिज़ाइन है इसको फॉलो किया जा सकता है, कोई पैटर्न अवेलेबल है या नहीं। इफ़ इट इज़ अवेलेबल देन वी हैव टू गो फॉर दिस डिज़ाइन टास्क विद द पैटर्न बेस्ड अप्रोच, अदरवाइज वी हैव टू मूव टू सम अदर डिज़ाइन अप्रोच। और फिर आखिर में हमने यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन पैटर्न्स की बात की और यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन पैटर्न्स के अंदर हमने डिफरेंट कैटेगरीज़ को डिस्कस किया और इन कैटेगरीज़ के अंदर जैसे फर्स्ट हमने कैटेगरी डिस्कस की जिसमें कहा कि होल यूआई कि जो ओवरऑल जो आपका यूज़र इंटरफेस है उसके अंदर क्या पैटर्न्स हो सकते हैं। फिर हमने पेज लेआउट की बात की, पेज लेआउट के अंदर डिफरेंट पैटर्न्स हो सकते हैं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सर्चिंग, तो सर्चिंग आपकी एक कैटेगरी है और इस कैटेगरी के अंदर भी डिफरेंट पैटर्न्स हो सकते हैं। और हमने लास्ट एक हमने कैटेगरी जिसको मिसलेनियस कहा कि अगर कोई इफ़ एनी स्पेसिफिक पैटर्न इज़ नॉट स्पेसिफिक टू सम कैटेगरी तो हम उसको मिसलेनियस की कैटेगरी में ले आते हैं। जैसे हमने प्रोग्रेस इंडिकेटर को डिस्कस किया कि ये पैटर्न जो है इसको क्लासीफाई करना किसी और कैटेगरी में शायद अप्रोप्रिएट नहीं है, तो ये प्रोग्रेस इंडिकेटर आपको बताता है कि टास्क कोई भी जो अंडर कंसिडरेशन है वो किस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है। और भी हमने डिफरेंट कैटेगरीज को जो है वो डिस्कस किया और उसके अंदर एग्जांपल देखी और आप फर्दर जो है गूगल कर सकते हैं इन सारे पैटर्न्स को और फर्दर एलेबोरेशन की देख सकते हैं और इसको रीड कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर आपसे फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज़।